आपकी सेहत का रखे ख्याल महात्मा गांधी अस्पताल, जहां है हृदय रोग, कैंसर रोग, मस्तिष्क रोग, लिवर तथा उदर रोग, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की जांच व सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं। कॉल 1800-180-6002। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान की खास पेशकश हेलो डॉक्टर, और मैं हूं आपका होस्ट मनीष शर्मा। आज फिर हाजिर हूं एक और विषय लेकर, और ये विषय है हृदय से जुड़ा हुआ, जो हमारे एक तरह से कहें कि पूरे शरीर का केंद्र होता है हार्ट वॉल्व सर्जरी को लेकर के आज हम इस विषय पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब के साथ में डॉक्टर अजय मीना हमारे साथ वरिष्ठ हार्ट सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, डीडी राजस्थान के इस प्रोग्राम पर। सबसे पहला तो मेरा सवाल अब यही होगा, जिस तरह का हमारा विषय है हार्ट वॉल्व सर्जरी, तो वॉल्व हार्ट में आखिर होते क्या हैं, कितने वॉल्व होते हैं, किस तरह से सर्जरीज होती हैं? ज़रा शुरुआत आप दर्शकों के लिए आसान भाषा में कीजिए कि वॉल्व क्या होता है हार्ट में। देखिए, हमारे हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, और दाईं तरफ 2 चैम्बर होते हैं, बाईं तरफ 2 चैम्बर होते हैं। इसी प्रकार हार्ट में दाईं तरफ 2 वॉल्व होते हैं और बाईं तरफ 2 वॉल्व होते हैं। राइट साइड हार्ट में राइट एट्रियम, जो कि दाईं तरफ का पहला वाला चैम्बर होता है, जहाँ से पूरा ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, वो पूरा ब्लड हार्ट के दाईं तरफ के पहले चैम्बर, जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, उसमें आता है। और उसके बाद एक वाल्व होता है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, वो हार्ट का पहला वाल्व है। वहाँ से ये पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो पूरा ब्लड है वो सेकंड वाल्व, जो कि पल्मोनरी वाल्व होता है, उसके थ्रू लंग्स में जाता है, जहाँ इस ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन मिलने के बाद ये सारा ब्लड फिर लेफ्ट साइड के चैम्बर्स में आता है, और लेफ्ट साइड का चैम्बर होता है, फर्स्ट चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम, और उसके बाद जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है, उसको हम बोलते हैं माइट्रल वाल्व जी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व। तो बेसिकली हमारे शरीर में 4 वाल्व होते हैं हार्ट में: ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व जो कि राइट साइड में होते हैं, माइट्रल वाल्व और ऑर्टिक वाल्व जो कि लेफ्ट साइड में होते हैं जी। तो और इनका फंक्शन होता है ब्लड को एक साइड मूवमेंट देना, हृदय में के जरिए एक साइड में मूवमेंट देना, ब्लड एक ही दिशा में जाना चाहिए, इनका फंक्शन ये होता है जी। ठीक है, तो ये एक तरह से कि हार्ट का वॉल्व का क्या प्रकार होता है, किस तरह के वॉल्व्स होते हैं, ये आपने समझाया। अब सर, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, क्योंकि आप सीनियर कार्डियक सर्जन हैं और वॉल्व सर्जरीज भी आप करते हैं, तो किस तरह की वॉल्व सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है और किन केसेस में ज़रूरत पड़ती है? कब कब वॉल्व ख़राब होते हैं, वॉल्व में दिक्कतें आती हैं? देखिए, जब भी किसी वाल्व में 2 तरह की खराबियाँ हो सकती हैं बेसिकली। एक तो होता है वाल्व में रुकावट आ जाए या वाल्व में लीकेज हो जाए। अगर रुकावट होगी तो उसके लक्षण अलग होते हैं, लीकेज होगी तो उसके लक्षण अलग होते हैं। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में जब भी किसी वाल्व में रुकावट या लीकेज होगा, तो हमें उसको या तो रिपेयर करना होगा, या फिर अगर रिपेयरेबल नहीं है तो हमें उसको रिप्लेसमेंट करना होगा, ताकि पेशेंट की कंडीशन और हार्ट को होने वाले नुकसान से उसको बचाया जा सके। तो ये आपने सर बताया कि लीकेज में क्या सिम्टम्स होते हैं, और जब दूसरी तरह की दिक्कतें होती हैं तो क्या सिम्टम्स होते हैं? कि अगर मान लीजिए कि कोई हार्ट पेशेंट, संभावित हार्ट पेशेंट अगर हो सकता है और वॉल्व की गड़बड़ी हो सकती है, तो उसके अर्ली साइंस ऑफ सिम्टम्स क्या होंगे? देखिए, जब इसमें दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ के जो वाल्व होते हैं, उनके सिम्टम्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। दाईं तरफ में जो वाल्व होते हैं अपने ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व, इनका मेन फंक्शन होता है, इनको जो ब्लड मिलता है वो लीवर से और अपर बॉडी और लोअर बॉडी से पूरा ब्लड इनके राइट साइड में चैम्बर में आता है। तो जब भी इन वाल्व में दिक्कत आएगी, राइट साइड के वाल्व में कोई भी दिक्कत आएगी, तो जो ब्लड जो इनमें आ रहा है, राइट साइड के चैम्बर्स में आ रहा है, वो वापस अपर बॉडी में, लीवर में, लंग्स में और लोअर लिम्स में ये वापस पीछे की तरफ जाता है। और इसकी वजह से चेहरे पर सूजन आना, लीवर में स्वेलिंग होना, लंग्स में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो प्रिडोमिनेंटली राइट साइड के हार्ट फेलियर में आते हैं, राइट साइड के वाल्व्स में दिक्कत होने की वजह से। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड की वाल्व में कोई दिक्कत आएगी, उनमें लीकेज होगा या रुकावट होगी, तो माइट्रल वाल्व जो कि सबसे पहला वाल्व है, अगर उसमें कोई लीकेज या रुकावट है तो सारा ब्लड जो जाता है वो लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में जाने की वजह से पेशेंट को खांसी होगी, वो लेटने पर उसको सांस में दिक्कत होगी, और जब डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बैठे बैठे भी सांस फूलेगी, उसकी धड़कन अनियमित हो जाएगी, और अनियमित होने की वजह से पेशेंट बार बार हार्ट फेलियर में जाएगा।
और अगर उसके हम आगे वाले वाल्व को देखें तो वो होता है ऑर्टिक वाल्व। ऑर्टिक वाल्व के आगे हार्ट की नसें जो होती हैं, जिनसे हार्ट को सप्लाई मिलती है, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, वो निकलती हैं। अगर उस वाल्व में रुकावट है तो पेशेंट को जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सप्लाई अगर वाल्व के लेवल बंद हो गई है तो नसों में भी सप्लाई नहीं आ रही है, तो हार्ट में खून की कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से चेस्ट पेन होना, डिज्निया, सांस फूलना, और कभी कभी बेहोश होना, आंखों के सामने अंधेरा आना, तो ये सब सिम्टम्स इस तरह की बीमारी में आते हैं। तो बाईं तरफ में मेनली खांसी होना, रात लेटने पे सांस फूलना, आंखों के सामने अंधेरा आना, चेस्ट पेन होना, ये बाईं तरफ के सिम्टम्स होंगे। और दाहिनी तरफ के क्या सिम्टम्स? दाहिनी तरफ में चेहरे पे सूजन आना जी, लंग्स में पानी भरना, पेट फूलना, पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, ये दाईं तरफ के चैम्बर्स के फेलियर के साइन है। अच्छा, और अगर सर मान लीजिए कि किसी को सामान्य लक्षण हो रहे हैं, मान लीजिए चेस्ट में पेन हो रहा है और सांस में दिक्कत है, या फिर सीढ़ी चढ़ने पर बहुत सांस फूलता है और तकलीफ रहती है, चेस्ट पेन जिस तरह से बताया कि बार बार अगर चेस्ट पेन के साथ में खांसी आ रही है और एक तरह से कहें कि अनईजीनेस है अगर शरीर में, तो वॉल में दिक्कत होने में और सामान्य तौर पर हार्ट में समस्या, बाकी दूसरी समस्या होने में किस तरह से डिफ्रेंशिएट कैसे करें लोग? देखिए, जो अगर हमें, जैसे मैंने बताया कि ऑर्टिक वाल्व का जो स्टेनोसिस है, जो कि बॉडी का हार्ट का सबसे अंतिम वाल्व है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स के साथ साथ मैच करते हैं, क्योंकि उसके बाद कोरोनरी आर्टरीज अपनी निकल रही हैं जो कि हार्ट को सप्लाई करती हैं। तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि चेस्ट पेन होना, सांस फूलना, स्क्वीजनेस, चेस्ट पेन जो कि टिपिकल एंजाइना जो जिसको हम बोलते हैं, दम जैसे जकड़न वाला चेस्ट पेन, जिसमें पेशेंट को लगता है कि उसका दम घुट रहा है और या फिर जान निकलने वाली है, तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। साथ ही साथ जो खांसी होना और जो अपना लेटने पे सांस फूलना या बैठे बैठे सांस फूलना या सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलना, या पहले आप बेहतर थे और अभी आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं पिछले 6 महीने में डिटेरियोरेट हो गया हूँ, ठीक है जी, इस तरह के सिम्टम्स हार्ट अटैक में आ सकते हैं, जिसमें कि साइलेंट हार्ट अटैक होता है और पेशेंट का हार्ट का फंक्शन डिटेरियोरेट हो गया है तो भी ये प्रॉब्लम आएंगी। और अगर पेशेंट के वॉल में दिक्कत है और वो प्रोग्रेसिव हो रही है तो पेशेंट को ये दिक्कत आएंगी जी। तो कुछ सिम्टम्स दोनों के सेम होते हैं और कुछ दोनों में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक तरह से कहा है कि वॉल्व को लेकर के जब दिक्कतें होती हैं वो सिम्टम्स आपने समझाए। अब इसके इतर हम उस सवाल पर आएंगे। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं किसी भी तरह के हृदय रोग को लेकर के और चिकित्सा को लेकर, सर्जरी को लेकर, ख़ासतौर पर वॉल्व को लेकर। हमारा नंबर जो है 0141-270-4098 और दूसरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए 270-4999। इन नंबर पर सीधा आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर अजय मीना साहब से आप अपने सवाल और शंकाएं दूर कर सकते हैं। सर, मैं अगले अब चरण में अब आपसे पूछना चाहूँगा कि हार्ट को लेकर काफ़ी तरह की सर्जरी सुनने में आती हैं। आम बोलचाला में मैं बात करूं तो व्यक्ति को कभी स्टंट लगा है, ये आमतौर पर सुनने में आता है, वॉल रिप्लेसमेंट हुआ ये सुनने में आता है, बाईपास सर्जरी हुई है ये तरह से सुनने में आता है। तो इनमें थोड़ा आप अगर बुनियादी तौर पर भेद बता पाएँ तो क्या क्या फ़र्क होता है इनमें? देखिए, आमतौर पर जो हम बाईपास सर्जरी जो हम टर्म यूज़ करते हैं इंडियन पॉपुलेशन में, तो बाईपास हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। हार्ट की जो नसों की सप्लाई जहाँ रुक जाती है उसको हम बाईपास कर देते हैं अल्टरनेट सप्लाई देके, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं बाईपास सर्जरी। अदरवाइज बाईपास जो है वो टर्म यूज़ हुई है कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन से। कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो हार्ट का पूरा बॉडी का पूरा ब्लड मशीन में जाता है, वहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन से वो पूरा ब्लड बॉडी में जाता है जी। तो ये मशीन का फंक्शन होता है कि हार्ट और लंग के फंक्शन को बाईपास करना। इस मशीन के थ्रू हम किसी भी तरह की सर्जरी जो हार्ट पर की जानी है वो हम कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। नॉर्मली जो हम कॉमन सिनेरियो में जो बाईपास सर्जरी वो जो वर्ड यूज़ करते हैं वो CABG के लिए यूज़ करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसमें कि हम हार्ट की नसों को बाईपास करते हैं। वाल्व सर्जरी वाल्व रिप्लेसमेंट है, जो कि हार्ट लंग मशीन जैसे हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन, वो हमेशा CPB मशीन के साथ ही हो सकती है, जबकि CABG बाईपास सर्जरी जो बाईपास ग्राफ्टिंग है वो बिना बाईपास मशीन के और मशीन के साथ दोनों तरह से हम कर सकते हैं। स्टेंटिंग कोई सर्जरी, स्टेंटिंग एक इंटरवेंशन है जो कि कैथ लैब में की जाती है और वो कार्डियोलॉजिस्ट नॉर्मली कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। और उसमें जो होता है अगर कोई भी ब्लॉकेज जो कि एक नस में है या दो नस में है या स्मॉल ब्लॉकेज जैसे हैं और बाकी की आर्टरी ठीक है, जिसको हम एक पाइप के द्वारा खोल सकते हैं, तो उसे हम स्टेंटिंग कहते हैं। स्टेंटिंग नॉर्मली कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, वॉल रिप्लेसमेंट और CABG बाईपास वो कार्डियक सर्जन्स करते हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि ये जो अभी जो भी आपने एक तरह से सरल भाषा में अंतर समझाया, तो ब्लॉकेज असल में मेन समस्या कही जाती तब हार्ट की किसी भी तरह से दिक्कत होती है, चाहे वो वॉल रिप्लेसमेंट को लेकर हो या फिर आर्टरी ब्लॉकेज, स्टंट की आपने बात की और बाईपास सर्जरी को लेकर के गए।
तो क्या सिर्फ ब्लॉकेज होने पर ही सर्जरीज होती हैं या फिर किसी और परिस्थिति में भी हार्ट सर्जरीज करनी पड़ती हैं? देखिए, ब्लॉकेज मैंने बताया जैसे कि आपको हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है, वो एक उसको हम बोलते हैं CABG बाईपास सर्जरी। वॉल में कोई दिक्कत है तो वॉल रिप्लेसमेंट होता है। हार्ट की किसी एक पार्ट में छेद हो गया है, अटैक आने के बाद किसी नस की वजह से छेद हो गया, तो उस छेद को भी बंद करना पड़ता है, उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर, वो अलग सर्जरी होती है। ऐसे ही महाधमनी होती हैं जिनमें कि डायलिटेशन हो जाता है, एंड्रिज्म सर्जरी होती हैं। एंड्रिज्म होने के बाद तो वो सर्जरीज भी हार्ट की होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट का चैम्बर काफ़ी फूल जाते हैं। और हार्ट की काफ़ी एरिया में ऐसा होता है कई बार कि वो एंड्रिज्म लोग के बड़े हो गए हैं, तो उनको छोटा करने की सर्जरी होती है, इसको बोलते हैं रिडक्शन सर्जरीज। जी जी, मैं इन पर भी आऊँगा सर आपसे बात करने को लेकर कि किस किस तरह से मिनिमल इम्पैक्ट के साथ में सर्जरीज हो सकती है। जैसे मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी आप यहाँ एक सूक्ष्म चीरे के साथ में सर्जरी कहा जाता है, और एक बड़ी सर्जरीज होती है, इनमें भी किस तरह से फ़र्क होता है, उस पर भी आपके से सवालों के जवाब लेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। पप्पूलाल मीना बोल रहा हूँ सर, लाल चौक से। जी, क्या सवाल है आपका? सर बच्चा है 12 साल का, तो वो क्या गेम वेम खेलता है और दौड़ वोड़ करता है तो उसको सांस चढ़ती है, मतलब सांस दम बढ़ता है। बचपन में क्या है सर, उसको निमोनिया हो गया था, तो ट्रीटमेंट भी पूरा लिया था मैंने, पर अब वो प्रॉब्लम चालू है। जी, तो अभी किस तरह के लक्षण है और क्या इलाज आप अभी ले रहे हैं? नहीं, अब तो बंद कर दी सर। बचपन में थी वो, तो 2-3 साल का था तब थी वो निमोनिया की शिकायत, मैंने ट्रीटमेंट लिया था, लाल चोट से ही लिया था वो तो अब वो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सांस छड़ने की, सांस दम चढ़ बढ़ता मतलब। जी, ठीक है। हाँ। सर ये लाल चोट से हैं, और ये जिस तरह से इनका सवाल है कि बचपन से शिकायत थी लेकिन अब सांस फूलने वाली दिक्कत वापस होने लगी, इलाज लिया है, क्या संभावित वजह आपको लग रही है और क्या इलाज इनको अभी लेना चाहिए? मुझे शायद इनकी उम्र 2 साल से शायद इनको दिक्कत थी, तो बचपन में जो सांस फूलने की दिक्कत आती है वो लंग्स के कॉजेज़ की वजह से हो सकती हैं, हार्ट के कॉजेज़ की वजह से हो सकती हैं। और हार्ट में अगर देखा जाए तो सांस फूलने की जो मेन दिक्कतें होती हैं वो आती हैं दिल में छेद होने की वजह से बचपन में, और ये कुछ दवाइयों से कम की जा सकती हैं, और ओवर ए पीरियड टाइम कई बार कुछ छेद बंद भी हो जाते हैं, और ओवर ए पीरियड टाइम कई बार ये सांस की दिक्कतें बढ़ भी जाती हैं। तो कुछ छेद ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट टाइमली हो जाए तो ये प्रॉब्लम समाप्त की जा सकती है। और अगर वाल्व की दिक्कत है और पहले ये सांस की दिक्कत इनकी ठीक हो गई है और अभी जाके उसमें कोई दिक्कत आई है, तो वो इकोकार्डियोग्राफी से मालूम की जा सकती है। पर मुझे लगता है कि इनकी जो दिक्कत बचपन से है वो शायद दिल के छेद के रिगार्डिंग होनी चाहिए इस तरीके की। तो अभी किस तरह का इनको आप सर चिकित्सा सुझाएंगे? अभी इनको क्या अभी इनको ये सजेशन करूँगा कि सबसे पहले तो ये एक इकोकार्डियोग्राफी कराएं, ताकि हार्ट में कोई भी दिल में छेद या कोई भी वाल्व की कोई समस्या है तो उसको तुरंत रूल आउट किया जाए कि ये समस्या इनको है या नहीं। अगर ये नहीं है तो फिर हम दूसरा जो पॉइंट है वो है लंग्स, उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए कि लंग्स की कोई समस्या तो नहीं है, क्या लंग्स की कोई नली में ब्लॉकेज है या कोई दब रही है नली या किसी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो उस तरह से इनका इलाज किया जाए। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा पहले अपना किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से इकोकार्डियोग्राम सबसे पहले कराएं बच्चे का। ठीक है, तो सबसे पहले आप इकोकार्डियोग्राम किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कराएं, और जिस तरह से सर ने आपको सुझाया उस चिकित्सा प्रणाली पर आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपका जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। सर आगे अब बढ़ते हैं, जिस तरह से सर्जरीज़ की बात आप कर रहे थे अलग अलग स्तर पर, वॉल सर्जरी, स्टंट लगाना है, फिर बाईपास को लेकर, इनमें सबसे सूक्ष्म सर्जरी क्या है जिसमें सबसे कम एक तरह से कहें कि पेशेंट को सबसे कम दुविधा होती है, या मिनिमम एक तरह से कि आप चीरा लगा करके कर सकते हैं, और या फिर जिनमें बड़ी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है कि आपको हार्ट एकदम रोकना पड़ता है या फिर हार्ट चलते हुए में सर्जरी करनी पड़ती है? थोड़ा इनके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए, सूक्ष्म जो छोटे चीरे से हम इसको बोलते हैं कि छोटे चीरे से हृदय की सर्जरी, उसको हम बोलते हैं मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी। इसमें हम हार्ट को डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं छोटे चीरे से, और इसके कई एडवांटेज होते हैं। इसमें अर्ली फास्ट रिकवरी होती है, रैपिड वुंड हीलिंग होती है, पेशेंट जो होता है अपनी रूटीन एक्टिविटी बहुत जल्दी कर सकता है, पेन पेशेंट को कम होता है। तो जितनी भी सर्जरी वाल्व की सर्जरीज होती हैं जिसको हम मिनिमल इन्वेसिव तरीके से करते हैं, उसमें हम 6 to 8 सेंटीमीटर का इंसिजन देते हैं। नॉर्मली जो हम करते हैं वो सामने वाली बोन जिसको बोलते हैं स्टर्नम, जो बिल्कुल हमारे सामने होती है, उसको कट करके करते हैं, जो कन्वेंशनल रूटीन सर्जरीज करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई पेशेंट डिमांड करता है कि नहीं सर मुझे छोटे चीरे से चाहिए, या कोई अनमैरिड फीमेल है या यंग पेशेंट्स हैं या कोई ओल्ड पेशेंट जो भी डिमांड करता है कि नहीं मुझे कॉस्मेटिक इंसिजन चाहिए, तो उसके लिए हम मिनिमल इन्वेसिव का सजेस्ट करते हैं। अगर सिंगल वॉल में प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही ईजी सर्जरी है मिनिमल इन्वेसिव। आप राइट थॉरकोटमी मतलब कि ब्रेस्ट क्रीज के नीचे से इंसिजन दे सकते हैं 6 to 8 सेंटीमीटर, या आप एक्सिलरी या राइट हैंड के नीचे से आप उसको इंसिजन दे सकते हैं,
और ये इंसिजन बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते और यहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं। इनमें भी बाईपास मशीन पर तो जाना होता है, तो इसके लिए हम पैर की नसों को यूज़ करते हैं। पैर में जो बड़ी नसें होती हैं उनके थ्रू हम पेशेंट को हार्ट लंग मशीन पर ले जाते हैं, वहाँ से पूरा ब्लड निकालते हैं और वहाँ से पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है पैरों की नसों से। नॉर्मली हम जो सर्कुलेट करते हैं कन्वेंशनल सर्जरी में वो चेस्ट से करते हैं बाईपास मशीन, इसमें हम पैरों से करते हैं। और इसमें एडवांटेज होता है कि आपका इंसिजन बहुत कॉस्मेटिकली बहुत छोटा इंसिजन होता है। कई बार ऐसी कंडीशन आती हैं कि पेशेंट के लंग्स चिपके हुए हैं या हार्ट बहुत चिपका हुआ है, उन कंडीशन में हमें मिनिमल इन्वेसिव को फिर सामने से कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि 5% to 10% की इन छोटे चीज़ों से हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उनको कन्वर्शन भी करना पड़ सकता है, ये भी पेशेंट को समझना होगा। और उसके बाद जो अगर हम बात करें कि और एडवांसमेंट जो अभी चल रहा है वो है रोबोटिक कार्डियक सर्जरी जी। तो रोबोट से अभी ASD क्लोजर हुआ, माइट्रल वाल रिप्लेसमेंट, ऑर्टिक वाल रिप्लेसमेंट, अभी रोबोट से हम वॉल रिप्लेसमेंट और दिल में छेद जो होता है वो क्लोज कर रहे हैं। CABG अभी इंटरमीडिएट फेज़ में है और लोग कर रहे हैं काफ़ी। इंडिया में 8 से 10 सेंटर हैं जहाँ पे CABG बाईपास सर्जरी रोबोट से हो रही है। पर CABG का जो हमारा जो कार्डियक सर्जन्स के पास अगर कोई पेशेंट CABG के लिए आता है तो फर्स्ट उन जो कार्डियक सर्जरी का एम होता है वो होता है एक ऐसा एनास्टोमोसिस देना जो कि जिसमें कि रुकावट ना हो। अगर रोबोट से मिनिमल इन्वेसिव से किसी भी तरीके से कभी भी सर्जन्स को लगता है कि नहीं ये एनास्टोमोसिस किसी तरह से कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो हम उस सर्जरी को अबैंडन करके हम उसको मिड लाइन कन्वर्शन कर देते हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरी एम है पेशेंट को एनास्टोमोसिस प्रोवाइड करना जो कि लाइफ लॉन्ग चले या मैक्सिमम ड्यूरेशन में चले, लंबे समय तक के लिए तंदुरुस्त रहे। और ये जो मिनिमल आपने बताया कि इन्वेसिव सर्जरी है, तो ये क्या हर पेशेंट के लिए लागू हो सकती है या फिर सर किसी को मान लीजिए कि किसी जिस तरह से अभी आपने मेंशन किया कि किसी सर्टेन जगह पर एक प्रॉब्लम है वॉल को ठीक करना, उसी में, या फिर ये एक व्यापक तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, जैसे कि हम नॉर्मली जो अपन के हार्ट के चारों वाल होते हैं उनमें से मोस्ट कॉमन जो इंडिया में इन्वॉल्व होते हैं वो 2 ही वाल होते हैं, माइट्रल और ऑर्टिक जी। इन दोनों को ही हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से अप्रोच कर सकते हैं इजीली। और कॉम्प्लिकेशन रेट्स में नॉर्मल कन्वेंशनल देखा जाए और मिनिमल इन्वेसिव देखा जाए तो इसमें कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशन वाइज भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें अगर हम स्टर्नम या मेन सामने वाली बोन्स को कट करते हैं तो उसमें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि कोई ओबेस पेशेंट है, बहुत ही मॉर्बिड पेशेंट है, मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, जिसमें कि लगता है कि वुंड इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे पेशेंट में हम ट्राई करते हैं कि छोटे चीज़े से जाएं, मिनिमल से जाएं, ताकि उसको मिनिमम बोन कट हो। और रेस्पिरेटरी इश्यूज़, क्योंकि हार्ट सर्जरी में मेन इशू आता है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन एंड किडनी, 2 हार्ट सर्जरी को 2 ऑर्गन बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। तो इस चीज़ में हम लोग तो ऐसे पेशेंट जो कि कॉम्प्लिकेशन जिनमें कि ज़्यादा होते हैं मिडलाइन स्टेनोटॉमी के, उनमें हम स्मॉल इंसिजन के थ्रू जाते हैं। ठीक है सर, तो ये तो बतौर हार्ट सर्जन आपने बड़ा तकनीकी भाषा में सब चीज़ों को समझाया कि किस तरह से आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था काम कर रही है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल पहले लेते हैं, फिर मैं आपसे और अन्य सवालों पर आऊँगा। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल पहले लेते हैं, फिर मैं आपसे और अन्य सवालों पर आऊँगा। जी, अपना नाम बताइए। महादेव प्रसाद पठाना। जी नमस्कार। आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम अगर आप बिल्कुल म्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से आ पाएगी और आप भी हमें बेहतर सुन पाएंगे। म्यूट कर दिया जी। जी, अब पूछिए अपना सवाल और एक बार फिर से नाम दोहरा दीजिए। उम्र 77 साल, झुंझुनू से महावीर प्रसाद पठाना। जी महावीर जी, मैं बैठ के उठता हूँ, मैं सो के उठता हूँ, मेरी उम्र 77 साल, तो मेरे कानों के अंदर हार्ट बीट सुनाई देती है, तो ये क्या कारण है? देखो हार्ट की तकलीफ तो नहीं है। ठीक है, तो किसी तरह का आपने इसको अभी डायग्नोस कराया, आपने दिखाया किसी तरह से? नहीं दिखाया, किसी को नहीं दिखाया। ठीक है, तो आप सर से पूछना चाहते हैं कि आपको करना क्या है सर? जरा इनको जी सुझाइए जो समस्या इनकी, क्या इनको फिलहाल किस तरह का डायग्नोस कराना चाहिए? इनकी शायद हार्ट रेट बढ़ रही है, इन्होंने सब। और पाँव में भी इनको तकलीफ होती? पाँव में किस तरह की तकलीफ है इनको? इनका कहना यह है कि सर इनको जो अपने कानों में है हार्ट बीट सुनाई देती है जब भी ये उठते हैं, और इनको शरीर में भी असहजता रहती है, इनका ये कहना है। देखिए, कानों में हार्ट बीट सुनाई देना ये कई बार जिसे बोलते हैं कान नाक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको टिनिटस बोलते हैं। और अगर इनको हार्ट बीट ज़्यादा मालूम हो रही है, एक्सरसाइज करने पर लगता है इनको हार्ट बीट बढ़ रही है और इनको फील हो रही है, इसको हम पैल्पिटेशन बोलते हैं, तो ये पहला सिम्टम्स हो सकता है हार्ट के वाल्व की बीमारी का, या एंजाइटी का भी एक कारण हो सकता है कि उसकी वजह से हो रही हो। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना ECG कराइए, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट कीजिए, ताकि वो आपकी रिदम या हार्ट की रेट को स्टडी करके उसका
अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है बिना हार्ट की वाल्व की इशू के, तो फिर रिदम के डॉक्टर से मिलना जरूरी है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से। और ये सर इनको किस तरह से पता करना पड़ेगा कि ये रिदम की प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो एक सिंपल लक्षण है इनको कि कानों में सुनाई दे रहा है, उसके लिए किसी तरह का और लक्षण भी क्लब होना जरूरी है हार्ट के लिए, तब जाकर? फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि जो पैल्पिटेशन जो इनको हो रहा है, जो हार्ट की गतिविधि धड़कन की बढ़ रही है, क्या वो किसी और कारण से हो रही है। तो उसके लिए तो रूटीन वर्कअप, जैसे मैंने बताया कि आपको थायराइडॉक्सिकोसिस होता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, और एंजाइटी है, या हार्ट की कोई इश्यूज़ है, हार्ट में अगर इको में या ईसीजी में लगता है, इको में लगता है कि हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, वाल में कोई दिक्कत नहीं है, और ईसीजी में लग रहा है कि नहीं इनकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, तो इनिशियली कई बार हम लोग इनको बीटा ब्लॉकर, जिसको बोलते हैं कि धड़कन कंट्रोल करने के लिए, और एंजाइटी का ट्रीटमेंट देते हैं अगर इनको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है तो। कई बार धड़कन देखने पे मालूम पड़ता है कि ये बहुत ही अनियमित धड़कन है और इस धड़कन की स्टडी करनी पढ़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, तो वो हम ईपी स्टडी करते हैं। और ये सिर्फ धड़कन को स्टडी करने को काफ़ी इस तरह के आजकल पढ़ने को भी मिलता है कि लोगों की बड़ी अनियमित धड़कन हो जाती है, खासतौर पर जो एंग्जाइटी का तो आपने बताया कि उसकी वजह से तो है ही, लेकिन काफ़ी पेशेंट इस तरह से भी आता है कि अचानक हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और स्पेशली जब कोविड के पोस्ट कोविड सिनेरियो अगर हम देखें तो इस तरह की काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं, तो ये इसके पीछे क्या वजह हो सकती है सर? देखिए, हार्ट जो धड़कन तेज होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो होता है कि नियमित रूप से तेज हो रही है, एक हो रहा है अनियमित रूप से तेज हो रही है। अगर अनियमित रूप से मतलब कि हर बीट एक डिफरेंट इंटरवल के बाद आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो अगर इस तरह की धड़कन आ रही है तो वो हार्ट में किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से होने, मतलब 7 to 80% चांस है कि वो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। और नियमित धड़कन जो अगर तेज हो रही है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए हम जनरल कारण और हार्ट के कारण दोनों को रूल करेंगे। लेकिन नियमित धड़कन का तेज होना बिना किसी हार्ट वॉल के इन्वॉल्वमेंट के, इसका मतलब हमें दूसरे कारण, जैसे कि मैंने बताया कि एंजाइटी, थायराइडॉक्सिक, उनको रूल आउट करना जरूरी है। तो उनमें उन समस्याओं में हार्ट का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो दूसरे लक्षणों की वजह बहुत से? कम चांस है कि नियमित धड़कन अगर तेज है तो उसमें हार्ट की मतलब हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो। और अगर सर मान लीजिए किसी पेशेंट की ये शिकायत हो कि उसकी आमतौर पर तो धड़कन रूटीन में नॉर्मल चलती है, जो भी पल्स रेट होता है जो एक मेजरमेंट है, लेकिन अचानक कई बार उसको घबराहट होती है, तब उस दौरान बहुत तेज धड़कन हो जाती है, तो वो क्या सिर्फ टिपिकल एंग्जाइटी का सिम्टम है या फिर ये भी किसी हार्ट डिजीज की तरफ? फिर हमें उसको ये भी नोट करना पड़ेगा कि क्या उसकी कोरोनरी आर्टरी डिसीज तो नहीं है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिसीज इटसेल्फ अगर उसमें हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, ब्लड सप्लाई में दिक्कत आ रही है, तो कई बार हार्ट के किसी भी इस्कीमिक जोन से ऐसे स्टिमुलस निकलते हैं कि हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है और वो नियमित होती है, ऐसा नहीं तो नियमित, लेकिन उसमें ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर ऐसी धड़कन है कि घबराहट हो रही है और लग रहा है कि थोड़ी सांस फूल रही है, धड़कन भी बहुत तेज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसी कंडीशन के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि जब आपकी धड़कन नॉर्मल है उस समय एक बेसलाइन ईसीजी आप करवा के रखिए, और जब धड़कन तेज होती है उस समय का ईसीजी कराइए, और ये दोनों ईसीजी को किसी कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके तब इसका निदान तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको महावीर प्रसाद जी आपके भी सवाल का जवाब मिला होगा, और बाकी जो दर्शक जानना चाहते थे अनियमित हार्ट बीट को लेकर भी, उसमें भी उनको इस जवाब के ज़रिए अपनी संतुष्टि मिली होगी। सर एक अब कुछ सामान्य सवाल पर आते हैं जो आम दर्शकों की भाषा में, सरल भाषा में समझना चाहेंगे उनके ज़रिए हम, कि क्या सिम्टम्स लोग मानकर चलें कि उनको किसी तरह के हार्ट डिजीज़ की तकलीफ़ हो सकती है या संभावित रूप से वो हार्ट डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं, क्या लक्षण उनको पर गौर करने चाहिए शरीर में? देखिए, मुख्यतः मैंने बताया कि जो सबसे पहले है कि आपको फर्स्ट ये है कि आपकी जो 5-6 महीने पहले जो फिजिकल एक्टिविटी, क्या उस एक्टिविटी में आपकी कमी आ रही है, अभी आपको अर्ली डिस्निया हो रहा है, या आपको कोई भी ऐसा चेस्ट पेन हुआ है जो कि नॉर्मल चेस्ट पेन जो कि बर्निंग पेन होता है उससे डिफरेंट है, और जकड़न वाला कोई चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये एक सिम्टम्स है जो कि हुआ, आप रेस्ट किए, आपका रिलीव हो गया, फिर आपको दोबारा आपने कभी दोबारा एक्सर्शन हुआ, कोई इमोशनल या कोई फिजिकल एक्टिविटी आपने ऐसी कर दी, और उसके बाद फिर से आपको पेन हुआ, फिर आपने थोड़ा रेस्ट किया, फिर वो रिलीव हो गया। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको रिकरेंट सिम्टम्स हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं मेरी जो पहले मेरी जो कैपेबिलिटी थी, एक्सेस कैपेबिलिटी थी, वो उसमें डिटोरेशन हो रहा है, मेरी सांस फूल रही है, या धड़कन मेरी बहुत तेज़ हो रही है और वो अनियमित हो रही है, रात को मैं सोते सोते उठ जाता हूँ, मेरी सांस फूल जाती है, तो इस तरह के सिम्टम्स जब भी होते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि मतलब हार्ट की प्रॉब्लम को रूल आउट करना जरूरी है। ऐसी और अचानक घबराहट के साथ में उठते हैं तो बिल्कुल, क्या जब भी आप अचानक रात को कभी आप सो रहे हैं और अचानक से घबराहट से उठे और आपको लगा कि नहीं मेरे को सफोकेशन हो रहा है और मुझे लगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और आप तुरंत खिड़की की तरफ जाते हैं और सांस लेते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं, आपको लगता है नहीं अब मैं ठीक हूँ, इसका मतलब ये लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है और ये हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है जी। अगर ये लेफ्ट साइड, नॉर्मली ये लेफ्ट साइड हार्ट के जो सिम्टम्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि पेशेंट को सोते सोते सांस फूलती है और अचानक रात को उठता है और वो खिड़की की तरफ जाता है, सांस लेता है, उसको लगता है नहीं मैं ठीक हूँ,
ठीक है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बार बार उसकी कोई हिस्ट्री, अगर तो आपको उस लगता पर- है कि ये सिम्टम्स रिकरेंट हो रहे हैं, हाँ। एक बार क्या दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें फिर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। ठीक है। तो सर, अगर मान लीजिए किसी को जिस तरह से अभी आपने बताया कि किसी एंजाइना का पेन होता है, घबराहट का पेन होता है और एक हार्ट का पेन होता है, कैसे डिफरेंशिएट करें? और काफ़ी खास तौर पर तो लाइफस्टाइल के चलते जो आजकल एसिडिटी और गैस्ट्रिक पेशेंट्स हैं, वो भी बड़ी शिकायत करते हैं कि उनके लक्षण भी इस तरह के हैं कि भाई मेरे को भी हार्ट में पेन होता है। तो एक कॉमन भाषा में अभी अगर जो दर्शक देख रहे हैं समझना चाह रहे हैं, बिना वो घबराहट के कैसे समझे कि ये मुझे गैस्ट्रिक पेन का पेन हो रहा है चेस्ट में, या फिर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर किसी अन्य तरह की दिक्कत है? कैसे इसमें भेद कैसे किया जाए? देखिए, हार्ट का जो पेन होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो हमेशा स्क्वीजिंग पेन होगा, जकड़ने वाला। आपको अंदर से लगेगा कि किसी ने आपके अंदर से जकड़ लिया है, और आपको उस समय ऐसा लगता है कि वो पेन आपका ठीक नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, और आपको लगता है कि अब आपकी जान जाने वाली है। तो ये पेशेंट को खुद फील होगा कि नहीं, ये पेन तो मेरा ठीक नहीं हो रहा है, और इस पेन के साथ साथ आपको सफोकेशन सा फील होता है। तो ये टिपिकल हार्ट का पेन होता है। कई बार ये जॉ में जाता है रेडिएट होके, कई बार आपको लगता है कि नहीं ये आर्म में जा रहा है, कई बार आपको लगता है कि पीछे पीठ में जा रहा है। तो ये हार्ट की टिपिकल होता है कि स्क्वीजिंग पेन जिसको बोलते हैं, जकड़न वाला पेन, ये हार्ट का होता है। जो हम बोलते हैं कि गैस्ट्रिक पेन होता है, नॉर्मली वो होता है जलन वाला पेन। पेशेंट को होती है जलन, और वो होती है नीचे की तरफ, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। कई बार वो रेडिएट करती है चेस्ट में, तो पेशेंट बोलता है नहीं मेरे तो यहाँ भी दर्द होता है और चेस्ट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो जलन वाला होता है सर। और फिर वो खुद ही अपने आप कई बार वो एंटी एसिड खा लेता है और उसको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जो नॉर्मली जो गैस्ट्रिक पेन होते हैं वो बर्निंग पेन होते हैं, जलन वाले होते हैं, और वो खाली पेट बढ़ जाता है पेशेंट का पेन, तो ये बर्निंग पेन होता है। और दूसरे कोई पेट के जो दर्द होते हैं जो कई बार चेस्ट की तरफ रेडिएट करते हैं, वो कई बार मरोड़े चलते हैं पेट के अंदर, या पेट के अंदर कोई शार्प प्रिकिंग पेन हो रहा है, या चेस्ट में कोई शार्प प्रिकिंग पेन हो रहा है। तो शार्प प्रिकिंग पेन कभी भी हार्ट के रिलेटेड नहीं होता, तो वो हार्ट का जो पेन होगा वो जकड़न वाला ही होगा। और सर, इसका कोई एक तरह से कहें कि इसका कोई एक ड्यूरेशन भी होता है? जैसे मान लीजिए कि काफ़ी हार्ट पेशेंट में अक्सर सुनने में आता है कि लेफ्ट हैंड से शुरू होगा और फिर लेफ्ट से राइट में ट्रैवल करेगा आपके रिब्स तक। इस तरह का कोई डिफरेंशिएट करने की भी ज़रूरत होती है? नहीं। हार्ट का पेन जो होता है कई बार हैंड से भी शुरू हो सकता है, कई बार जॉ से शुरू हो सकता है, कई बार बैक से शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कितने ड्यूरेशन तक रहेगा, नहीं होगा। नॉर्मली जो हार्ट का पेन होता है, अगर वो किसी भी स्टिमुलस से हुआ है, तो वो अगर स्टिमुलस हट जाए, जैसे एक्सरसाइज से हुआ है, एक्सरसाइज अगर आप थोड़ा रेस्ट करेंगे तो वो 45-1 मिनट के बाद रिलीव हो जाएगा। अगर वो रिलीव नहीं हो रहा है तो वो डेफिनेटली हार्ट को डैमेज करेगा। तो ये, और वो रिलीव नहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटली हमको कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन हार्ट का पेन नॉर्मली जिस भी चीज़ से स्टिमुलेट हो रहा है, अगर हम उसको रोकेंगे तो वो 45 मिनट 48 सेकंड से 1 मिनट के बाद वो अपने आप धीरे धीरे रिलीव हो जाता है। ठीक है सर, तो ये तो सिम्टम्स आपने समझा दिए कि सर किस तरह से आप एक तरह से कहें कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लक्षणों को। लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल और है सर, किस एज ग्रुप से लोगों को ज़्यादा सावचेत होना चाहिए कि अब मैं उस एज ग्रुप में हूँ कि अब मुझे हार्ट पर ख़ास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, हार्ट के हेल्थ को लेकर ध्यान करना पड़ेगा और उससे जुड़े चेकअप्स कराने पड़ेंगे? और क्या क्या ज़रूरी चेकअप्स हो सकते हैं कि जो हमें एक इंटरवल्स में कराते रहना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि भाई हमारा हार्ट तंदुरुस्त है कि नहीं है? देखिए, एक तो होता है कि किसी की फैमिली हिस्ट्री में कार्डियक की हिस्ट्री है, जिसको कि पेरेंट्स को, ब्रदर को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, और किसी की फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की हिस्ट्री, जिसकी लिपिड प्रोफाइल हमेशा रेंज रहे हैं फैमिली के अंदर, ऐसे मरीजों को 30 साल के बाद अपने हार्ट की रेगुलर चेकअप करानी चाहिए, जो रेगुलर इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो करानी चाहिए। और दूसरे जो पेशेंट बोलेंगे जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है या जिनको हाइपरकोलेस्ट्रेमिया की हिस्ट्री नहीं है, उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि 40 साल के बाद आप अपने हार्ट के लिए जो नियमित जांचें हैं वो आप 40 साल के बाद आप वो कराना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब वो ट्रेंड नहीं है कि 60 साल के बाद ही बीमारी होगी, अभी ये ट्रेंड पीछे आ रहा है। और ये जी। और सर, ये कौन कौन सी जांच है, आप थोड़ा जल्दी से बता पाएं? कुछ बहुत ही बेसिक टेस्ट हैं, जैसे कि सिंपल अपना बीपी रेगुलर मॉनिटरिंग कराइए, क्या आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है। दूसरा, आप ईसीजी कराइए, एक बेसिक ईसीजी, बेसलाइन ईसीजी हमेशा अपने पास होना चाहिए रेफरेंस देने के लिए। ठीक है। तीसरा होता है आप ईसीजी और ब्लड प्रेशर देख लिया आपने। शुगर लेवल ऐसा नहीं कि आज 60 साल के बाद होती है, शुगर लेवल हमेशा चेक करना चाहिए, शुगर नॉर्मल चल रही है कि नहीं चल रही है। और शुगर में भी आपका हीमोग्लोबिन A1C इसको बोलते हैं एडवांस चेकिंग के लिए, क्या वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। ये 3 बेसिक टेस्ट, सिंपल टेस्ट हैं। उसके बाद आता है आपका ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम आप एनुअली कराइए और ये देखिए कि क्या हार्ट का कोई भी एरिया, किसी की मूवमेंट कम हुई है, या हार्ट की किसी वाल्व में दिक्कत आ रही है, हार्ट का फंक्शन कुछ कमज़ोर हुआ है, या ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ईसीजी भी ठीक है, मेरा इको भी ठीक है, और लेकिन मुझे तो चेस्ट पेन होता है, मुझे तो लगता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके बाद हम बोलते हैं आप टीएमटी कराओ, ट्रेडमिल टेस्ट। इसमें आपको क्या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अगर हार्ट में इस्कीमिया आ रहा है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, हार्ट में दिक्कत है। ठीक। और 30 साल के बाद हम एक और है जिसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर। ये हम ऐसे स्क्रीन टेस्ट कर सकते हैं, सिंपल सीटी स्कैन होता है और बहुत ही ऐसा कॉस्टली भी नहीं है।
इसमें हम देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में कैल्शियम स्कोर कितना है, ये जी। पैरामीटर होता है जो कि कैलकुलेट करते हैं। अगर ये 100 से कम है तो ये बहुत ही अनलाइकली है कि आपको अगले 5 साल में कार्डियक की प्रॉब्लम होने वाली है। तो कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपको 400 से ज़्यादा आ रहा है तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको अगले 5 साल में कार्डियक की प्रॉब्लम होने वाली है। और आप जो रूटीन चेकअप है, जो नॉर्मल जिससे हम डायग्नोस्टिक चेकअप है जैसे एंजियोग्राफी, उसके लिए फिर आपको जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ने जिस तरह से बताया कि किस किस इंटरवल में आपको चेकअप्स कराने की ज़रूरत है, अगर फैमिली हिस्ट्री तो 30 साल, अदरवाइज आप 40 साल के बाद एक सर्टन इंटरवल्स में एक अंतराल में आप चेकअप्स कराइए, ताकि आपकी हार्ट की हेल्थ आपको पता लगती रहे और आप समय पर चिकित्सा ले सके। तो डॉक्टर अजय मीना, वरिष्ठ कार्डियक सर्जन, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में, और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए और दर्शकों के भी सवाल लिए। तो इस कार्यक्रम में बस फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए और कार्यक्रमों के लिए आप हमारे साथ बने रहें डीडी राजस्थान के साथ। जल्द ही एक और ख़ास विषय पर हेल्थ से जुड़े हुए प्रोग्राम में हाजिर होंगे हेलो डॉक्टर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी सेहत का रखे ख्याल महात्मा गांधी अस्पताल, जहां है हृदय रोग, कैंसर रोग, मस्तिष्क रोग, लिवर तथा उदर रोग, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सभी प्रकार की जांच व सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवाएं। कॉल 1800 180 6002।